स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ी हुई करीब कई सारी बारीकियां आपके लिए लेकर हाजिर हूं मैं। आज के स्टार्टअप मंत्र में एक खास स्टार्टअप और उसके मैनेजमेंट, उसके फाउंडर से तो बात होगी ही, लेकिन उससे पहले एक अहम मुद्दे पर आपसे हम बातचीत करने वाले हैं और वो अहम मुद्दा है स्टार्टअप फंडिंग। जी हाँ, फंडिंग सिनेरियोज को लेकर स्टार्टअप जगत में कई सारी बातचीत होती है और कई सारे रिसर्च रिपोर्ट्स जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। स्टार्टअप फंडिंग की अगर बात करें, पिछले साल की पहली छमाही यानी कि फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2022 के मुकाबले फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 23 में स्टार्टअप फंडिंग सिनेरियोज जो हैं उसमें कंसर्न्स नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अगर डेटा की माने तो पिछले साल के पहले 6 महीनों में जहां स्टार्टअप फंडिंग करीब $20 बिलियन की हुई थी, इस साल के 6 महीने गुजर चुके हैं और अब तक फंडिंग जो है $5.5 बिलियन की ही देखने को मिली है। इतना ही नहीं, यूनिकॉर्न्स कितने डेवलप हुए? पिछले साल के पहले 6 महीनों में हमने 19 यूनिकॉर्न्स डेवलप होते देखे थे और इस साल के पहले 6 महीनों में यूनिकॉर्न्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप फंडिंग कल्चर को समझना और इस खास मुद्दे पर स्टार्टअप जगत के दो खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल हैं जो कि wealthy.in के फाउंडर हैं और हमारे साथ दिवांग राजा हैं जो कि इंडस्ट्री स्पोक्सपर्सन और एंजल इन्वेस्टर हैं। आदित्य, दिवांग, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सबसे पहले आदित्य आपसे करना चाहूंगी और अभी अभी जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, इस डेटा के मुताबिक फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 23 में अगर आप देखेंगे एक फंडिंग विंटर सा सिनेरियो नजर आ रहा है। यूनिकॉर्न्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और जिस तरह की सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं, सेकेंड हाफ यानी कि बचे हुए 6 महीने जो हैं इनमें किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? क्या इसी तरह का धीमापन स्टार्टअप फंडिंग सिनेरियोज में देखने को मिलेगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें वहां पर तो एलिवेटेड लेवल्स देखने को मिल ही सकते हैं, एटलीस्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को अगर मद्देनजर रखें। आपकी राय क्या होगी? फर्स्ट हाफ सुस्त रहा, सेकेंड हाफ कैसा हो सकता है? सेकेंड हाफ में तो पहली बात आपने जहां बोला कि 20 बिलियन से हम $5.5 बिलियन की फंडिंग हुई है, तो उसमें आप देखेंगे तो बड़ी डील्स कम हुई, जैसे आपके डेटा ने भी कहा है, राइट। और बड़ी डील्स यूजुअली जो करने वाले इन्वेस्टर थे वो ज्यादातर या तो लार्ज हेज फंड्स थे फॉर एग्जांपल, या फिर ज्यादा बड़े फंड्स थे जैसे कि सॉफ्ट बैंक, विजन फंड वगैरह। तो ये लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और डील वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और जैसा कि इन लोगों ने पब्लिकली भी अनाउंस किया है कि ये लोग अभी भी धीमे ही रहेंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो वो जो एक बड़ा फैक्टर था कि ये जो बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे जिनके पास $10 बिलियन के फंड्स थे या $50 बिलियन के फंड्स थे और वो 200 मिलियन के चेक्स, 500 मिलियन के चेक्स, इस तरह के डील साइजेस पे इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग अभी भी इनएक्टिव ही नजर आ रहे हैं अगले 6 महीने भी, राइट। तो जस्ट इन टर्म्स ऑफ आपका डील वैल्यू हो सकता है कि ये जो सुस्तपन जो आप कह रहे हैं ये कंटिन्यू रहे, बट आई थिंक नंबर ऑफ डील्स, क्योंकि अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कि सीड स्टेज या सीरीज ए या सीरीज बी में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। और यूजुअली क्या होता है, एक्टिविटी बढ़ने में और रिजल्ट आने में 5-6 महीने का लैग होता है, क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने कंपनीज देखना शुरू किया इन्वेस्ट करने के लिए, तो जब तक मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ 6-7 महीने निकल जाते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्ली स्टेज एक्टिविटी है, जो सीड है, सीरीज ए, सीरीज बी है, उसमें हम पिकअप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो एक साल से पिछले इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो फिर से डील्स एक्टिवली इवेलुएट कर रहे हैं, एंड विल सी दैट कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो एकदम रुक सी गई थी, वो वापस शुरू होनी चाहिए अर्ली स्टेज पे। अर्ली स्टेज से मेरा मतलब है सीड, सीरीज ए, सीरीज बी। बट जो बड़े चेक्स हैं वो मेरे ख्याल से अगले 6 महीने भी एब्सेंट ही रहेंगे मार्केट में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे हैं। बड़े प्लेयर्स जो हैं फर्स्ट हाफ में एब्सेंट रहे, हो सकता है सेकेंड हाफ में भी इसी तरह के सिनेरियो दिखें, लेकिन ऑफ कोर्स एक पॉजिटिविटी यहाँ पर हम ये ढूंढ ही रहे हैं कि जो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट्स हैं, अर्ली स्टेज डील्स हैं, सीरीज ए, सीरीज बी की जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ पर एक्शन ज़रूर नज़र आ सकता है। और जिस तरह से आदित्य हमें समझा भी रहे हैं, आने वाले 6 महीने जो हैं उन स्तरों पर या उन लेवल्स पर कुछ हद तक हम मानकर चल सकते हैं कि स्टार्टअप सिनेरियोज जो है वो एक्टिव हो पाएँ। लेकिन बिग डील साइज की जहां हम बात करें, वो एब्सेंट रहने की संभावना नजर आ रही है, विच इज स्टिल अ कंसर्न। दिवांग, आपकी तरफ आऊंगी और आपसे सवाल होगा मेरा सेगमेंट स्पेसिफिक, क्योंकि जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं,
कंज्यूमर सेगमेंट जो है वो लीडिंग सेगमेंट रहा जहां पर फंडिंग नजर आई। एक तो इसके पीछे की रीजनिंग आपको क्या लगती है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में भी कंजम्पशन कंज्यूमर सेगमेंट में हमने फंडिंग सिनेरियोज देखे थे, और इस वक्त भी इस साल के पहले 6 महीनों में भी यही सेगमेंट है जिसमें हम फंडिंग देख रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि आने वाले 6 महीनों में भी ज्यादा फंडिंग स्क्यूड होगी टुवर्ड्स दिस सेगमेंट, कंज्यूमर सेगमेंट? श्योर। सो मानसी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बताया, कंज्यूमर स्पेस में इन्वेस्टमेंट्स काफी हुए हैं एंड आई एग्री टू दैट। नंबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं उसे। क्यों हुआ है, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू एनालाइज। सो जब कोविड चल रहा था, सब घर पे बैठे थे, सब टेक की तरफ झुकाव था। So everybody wanted things at their home. So आपका डिलीवरी स्पेस में ज्यादा पैसा जा रहा था, आपका हेल्थ टेक में पैसा जा रहा था। पर एक बार जब मार्केट्स ओपन हुए तो लोगों को बाहर निकलना है। जब लोगों को बाहर निकलना है तो आपका एक्चुअल कंजम्पशन ऑन ग्राउंड बढ़ेगा। When females go out, they use their cosmetics, right? When they want to look beautiful, वो consumption space वहां पे आएगा। When you go out with your family, you go to restaurants, you go to your QSR spaces, right? वहां पे consumption बढ़ेगा। Travel and tourism will see a big boost. So consumer space अभी काफी थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहने वाला है, and that's how I see it. तो चलिए, ये कंजम्पशन सेगमेंट या कंज्यूमर सेगमेंट में इतना बड़ा रुझान क्यों है, इसके पीछे की वजह तो हमने जानी, और आने वाले दिनों में भी कंज्यूमर सेगमेंट है जो कि एक्टिव रहेगा। लेकिन आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, कंज्यूमर सेगमेंट तो एक्टिव है, इसके अलावा कौन से सेगमेंट्स हैं जिनमें एक्टिविटी बढ़ती दिख सकती है? और ड्राई पाउडर की अगर बात करें, यानी कि कैपिटल जो कि एक्सपेक्टेड है किसी फंड की तरफ से यूज होने के लिए, वो ऑलमोस्ट $13 बिलियन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय वीसीज एंड पीज। बट लार्ज डील साइज जिसकी हम अभी बात करें थे वो तो मिसिंग ही है। क्या स्मॉलर चेक साइज डील्स, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में करंटली जो कि आप बता रहे थे, इस पर कन्विक्शन और ज्यादा बढ़ता दिखेगा? और अगर हाँ, तो सेगमेंट वाइज, क्योंकि ये तो आपने बताया कि स्मॉलर डील साइज में या शुरुआती फेज में एक्शन दिख सकता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, लेकिन कंज्यूमर सेगमेंट के अलावा और कौन से सेगमेंट्स है जिस पर नजर रखी जाए? तो आई थिंक इसको दो तीन तरीके से सोच सकते हैं। पहला तो आप ये सोचिए कि जो हमारी जीडीपी है, या जो हमारी $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी है, या जो हमारे स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है, वो किन सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। सो फॉर एग्जांपल, बीएफएसआई हमारा, बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा, लगभग 37-38% ऑफ स्टॉक मार्केट कैप है। तो वो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्शन देखेंगे। मान लीजिए पहले मान ले थीम पेमेंट्स थी, फिर लेंडिंग थी, राइट? बट वहां पे कंटिन्यूअसली इनोवेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, राइट? तो ऐसी कंपनीज भी, सो बीएफएसआई और फिनटेक जो एक सेक्टर है, वो डेफिनेटली ऐसा मेरे हिसाब से, और जो मार्केट साइज है, मैं खुद एक फिनटेक सेक्टर का एंटरप्रेन्योर हूँ, तो वहाँ पे एवरग्रीन अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो वहाँ पे डेफिनेटली हम लोग एक्शन कंटिन्यूसली देखेंगे। कुछ नए मॉडल्स ऑब्वियसली वहाँ पे इमर्ज होके आएंगे, क्योंकि जो पुराने पेमेंट्स थे या पुराने लेंडिंग थे, वहाँ पे जो सक्सेस थी वो लिमिटेड रही। तो अब नए मॉडल्स इमर्ज होके आएंगे। बट एक वो सेक्टर है। सेकंड सेक्टर जो मुझे लगता है, जहाँ पर, क्योंकि अभी हम एक ऐसे माहौल में है, ऐसे एनवायरनमेंट है जहाँ पर लोग डिफेंसिव बेट्स पसंद करेंगे, राइट? तो जैसे कंजम्पशन की जो बात थी, तो कंजम्पशन एक एवरग्रीन थीम है, राइट? बिकॉज कंजम्पशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो सेक्टर्स हैं या जो कंपनीज जो कंजम्पशन को इनेबल करती हैं वो ग्रो करेंगी। बट जो एक सेकंड डिफेंसिव सेक्टर है, इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा किया हुआ है, क्रॉस बॉर्डर सैस, राइट? कि मैं यहाँ से बैठ के दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। इन्फोसिस ने भी वही काम किया, विप्रो ने भी वही काम किया, और आज जो हमारी कंपनीज हैं, जैसे मैं कल ही अपने IIT बॉम्बे के बैचमेट से मिल रहा था, वो यहाँ से इंडिया से बैठ के एक एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं प्राइसिंग इंडस्ट्री के लिए, राइट? तो ऐसे बहुत सारे निश यूज केसेस है। मुझे लगता है क्रॉस बॉर्डर सैस डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, और जहाँ पे हम देखेंगे कि उस सेक्टर में डेफिनेटली इंटरेस्ट रहेगा लोगों का, राइट? तो एक पहला फिनटेक हो गया, डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर सैस हो गया, और तीसरा जो देवांग ने बताया है, और जो मुझे भी ऐसा लगता है कि जहाँ पर कंज्यूमर्स अब कंज्यूम करना चाहते हैं और वो पुरानी ब्रांड से बोर हो गए हैं, तो नई ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे वो जूते की ब्रांड हो, चाहे वो बैग्स की ब्रांड हो, चाहे वो योगर्ट की ब्रांड हो, राइट? तो वहां पे डेफिनेटली थोड़ा एक्शन देखेंगे। और ये 3 सेक्टर्स मुझे ऐसा लगता है जहां पर डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यूअस डील फ्लो देखेंगे। बट एक चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि आप ऐसे हमेशा हमेशा स्पेशली एक टफ मार्केट में ऐसे बिजनेस मॉडल्स आते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था पॉसिबल है, राइट? अभी हम एआई की बात कर रहे हैं आजकल, राइट? सो एआई की जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करके लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो प्रोडक्ट्स अभी तक हमने इंडिया में उनका देखा नहीं है। बट वो मुझे लगता है एक डार्क हॉर्स हो सकता है हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, जो कि हमें पता है इंजीनियर्स हैं,
where we can actually build something जो हम शायद 4-5 साल बाद वो हम डिस्कस कर रहे होंगे सेम शो पे कि ये कंपनी कैसे $5 बिलियन की बन गई. Absolutely, very well explained actually by you and Devang both segment wise. क्योंकि देखिए डेटा तो ये कह रहा है कि कंज्यूमर थीम जो है वहां पर हमने एक्शन देखा है. ऑफ कोर्स आप बता भी रहे हैं कि ये एवरग्रीन थीम है, लेकिन फिर इसके अलावा क्योंकि जो स्टार्टअप्स हमें सुन रहे हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हमें सुन रहे हैं और साथ ही जो व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, ये जानना भी चाहते हैं कि कंज्यूमर कंजम्पशन थीम तो चल रहा है, लेकिन इसके अलावा कौन से थीम्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए. BFSI, फिनटेक जिसकी आप बात कर रहे हैं, IT, क्रॉस बॉर्डर SaaS की जो आप बात कर रहे हैं, न्यूनेस. इनफैक्ट जो 18 आवर स्वदेश के माध्यम से व्यूवर्स, स्टार्टअप्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हमें सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि न्यूनेस, इनोवेशन और क्रिएटिविटी जहां पर होगी, यहां से वो चलना दिखेगा. और सीधे तौर पर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स में बता रहे हैं कि टफ सिनेरियोज जरूर हैं, लेकिन टफ सिनेरियोज ही वो मौके होते हैं जब बड़े सारे नए इनोवेशन और डिस्कवरी हो पाती हैं, और ये वही टफ सिनेरियो है. तो क्लियरली न्यू इनोवेशन और न्यूनेस जितनी होगी वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चलता हुआ दिखेगा. देवांग, कमिंग बैक टू यू, हमने देखा है कि रीसेंट राइट डाउन्स हमने VCs और PEs में देखे हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न्स. रिसेंटली यूनिकॉर्न्स जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले साल की पहली छमाही में जहां बन रहे थे, इस साल हम कोई यूनिकॉर्न देख नहीं पा रहे हैं. क्या इसी तरह का सिनेरियो FY24 में और ज्यादा राइट डाउन्स हम देखेंगे, और नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग क्या डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पर ही होती नजर आएगी? करेक्ट. सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस में एक के बाद एक लेना चाहूंगा. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वैल्यूएशंस डिप क्यों हुए हैं और यूनिकॉर्न्स क्यों नहीं बने हैं. सो उसके लिए ग्लोबल सिनेरियो जो है ओवरऑल वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा. इफ यू लुक एट जर्मनी हैज एंटर्ड रिसेशन इन लास्ट क्वार्टर, है ना. यूके या ब्रिटेन जो है हैज मिस्ड आउट टू गेट इनटू अ रिसेशन बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन. मतलब इतने अच्छे नंबर्स भी नहीं है ब्रिटेन के लिए. जब ग्लोबल सिनेरियो ऐसा दिख रहा है, and let's understand one thing, startup is one of the highest or the most riskiest investment that anybody makes, including your fund houses, right? fund houses भी पैसा तो इंडिविजुअल्स के पास ही लेके आते हैं, LPs के पास से, है ना. सो अगर मेरे पास 10 ऑप्शंस है, असेट क्लास है पैसा लगाने के लिए, startup would be one of the rarest asset class that I would want to look at, when especially जब मार्केट्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना. How do we see the future? आपका क्वेश्चन था. It all depends on next 6 to 12 months. Again, so यूरोप का क्या होता है नेक्स्ट 6 महीने में देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जर्मनी हैज गॉन इनटू रिसेशन, ब्रिटेन हैज मिस्ड द रिसेशन बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन. विंटर्स आर अप्रोचिंग. विंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यूरोप के लिए, स्पेशली जो रशिया का सिचुएशन है फिलहाल वो कंसिडर करके अगर यूरोप ये विंटर सर्वाइव कर जाता है अच्छी तरीके से तो इतना बुरा हाल नहीं होगा. पर कहीं पे भी यूरोप ने मिस आउट कर दिया, then it will be a very bad scenario for Europe. अगर यूरोप में थोड़ा सा भी 19-20 होता है, so then the next thing that we need to look at is the US last quarter of this year, first quarter of the next year, very very important for all of us to keep a very close eye on US numbers, क्योंकि US में जो होगा उसका repercussions will be felt all across the globe, and India will be a no exception to that. राइट. देवांग, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. इनफैक्ट ग्लोबल कनेक्ट्स को जोड़कर भारतीय बाजार में किस तरह की स्टार्टअप सिनेरियोज नजर आएंगे, ये जानना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है और वो आप हमें बता रहे हैं. आदित्य, कमिंग बैक टू यू, फंडिंग आउटलुक सेगमेंट वाइज जहां हम बात करें कौन से सेगमेंट्स यहाँ से आगे चलेंगे तो आपने बताया, लेकिन डीप टेक, B2B, एग्रीटेक जैसे स्पेसेस में फंडिंग आउटलुक यहाँ से आगे कैसा नजर आएगा, और क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव न्यूज फ्लोज इस स्पेस में आने वाले कुछ सालों में नजर आ सकते हैं? श्योर. उसके पहले मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. जो पिछला आपका सवाल था वो ये था कि जो वैल्यूएशन होता है किसी भी कंपनी का वो दो चीजों से ड्राइव होता है. पहला फ्यूचर कैश फ्लो जो लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन ड्राइव करता है, और शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन ड्राइव करता है लिक्विडिटी, जैसे हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं, राइट. क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी कंपनी इतना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाती कि दे डिजर्व 1 बिलियन या 10 बिलियन की वैल्यूएशन, बट वो फ्यूचर आउटलुक को लेके है, राइट. तो जहां तक लिक्विडिटी की बात है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो लिक्विडिटी कमी है मार्केट में, और एज देवांग ने बताया पैसे लगाने की और अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के पास. तो वो एक रीजन है, इसकी वजह से वैल्यूएशंस म्यूटेड ही रहेंगे कुछ अगले कुछ महीनों तक या क्वार्टर्स तक, राइट. बट अगर कैश फ्लोज दिख रहे हैं इन्वेस्टर्स को आते हुए इन बिजनेसेस से, तो मुझे लगता है कि बिजनेसेस को कोई चिंता की बात नहीं होगी, राइट. सेकंड जो क्वेश्चन आपका आई थिंक डीप टेक और एग्री टेक को लेके है. आई थिंक डेफिनेटली डीप टेक में हम देखेंगे कि जो AI में डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पे बहुत सारी एप्लीकेशंस इमर्ज होकर आएंगी, राइट. और एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल सेल्स
आपकी सेल्स फोर्स को आप कैसे एडिशनली प्रोडक्टिव बना सकते हो, एआई को यूज करके उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को एनालाइज कीजिए, राइट। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, राइट। एआई को यूज करके आप कैसे अपने अपने सॉर्ट ऑफ स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप बेटर कोड लिख सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी। तो डीप टेक में मुझे लगता है कि, और क्रॉस बॉर्डर साइज भी एक्चुअली डीप टेक का ही पार्ट है, क्योंकि आज हम डीप टेक की कैपेबिलिटी रखते हैं, इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट। तो डीप टेक में मुझे डेफिनेटली काफी कॉन्फिडेंस है। एग्री टेक में ऑब्वियसली आई थिंक ये बड़ा सेक्टर है इंडिया के लिए, और हमें फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करने के लिए और ग्रो करने के लिए काम करना चाहिए। बट अभी जो उसमें भी मुझे लगता है एआई का रोल होगा, बिकॉज एक चीज जहाँ पे फार्मर स्ट्रगल करते हैं कि अपनी प्रोड्यूस को रेट करवाना, कि एक स्कैनर से प्रोड्यूस को रेट करवाना कि किस क्वालिटी का प्रोड्यूस है, ताकि उनको सही दाम मिल सके, राइट। तो मुझे लगता है अभी तक जो भी स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज थी वहां पे वो लोग शायद इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, बट अब एआई की वजह से शायद वो उन मॉडल्स को बेटर कर पाएंगे। और मुझे लगता है एग्री में भी फाइनली, हम अभी तक सिर्फ एग्रीगेशन देख रहे थे, फार्मर्स की इनकम पे एक्चुअली इतना बेनिफिट नहीं है, बट हो सकता है कि हम जो नए एआई टेक्नोलॉजी या डीप टेक अवेलेबल है उससे हो सकता है एग्री में भी हम कुछ नए मॉडल्स इमर्ज होते हुए देखें जो एक्चुअली एक फार्मर की इनकम को ग्रो करने में हेल्प करें। एब्सोल्युटली, आई अग्री विथ यू आदित्य। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि अब तक हम नहीं देख पाए, और ये फैक्टर्स जो हैं वो वर्कआउट होते हुए आने वाले कुछ सालों में ज़रूर नज़र आएंगे, इन पर नज़र होगी। लेकिन देवांग, वन लास्ट थिंग, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को, स्टार्टअप्स को किस तरह की एडवाइस आप देना चाहेंगे, क्योंकि ग्रिम सिनेरियो तो है, और इस ग्रिम सिनेरियो में क्या पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए करंटली? किस तरह की मोटिवेशनल आइडियाज़, किस तरह के मोटिवेशनल टॉक आपको सुन रहे स्टार्टअप्स को देना चाहेंगे इस वक्त? बिल्कुल। सो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो फेज है इट्स अ फेज, इट्स नॉट परमानेंट। जो ये फेज सर्वाइव कर गए वो ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये फेज में फंडिंग रेस की है तो फिर आपका वैल्यूएशन यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम दिखेगा आपके वैल्यूएशन में, राइट। दूसरी चीज, व्हेन इट कम्स टू फंड हाउसेस, इवन फंड हाउसेस लाइक Sequoia, they have come up with the small funds where they'll be investing funds in a smaller ticket sizes, सर्च करके वो लेके आए हैं, ठीक है। ऐसे काफी सारे फंड हाउसेस और भी है जो पहले लार्जर टिकट साइज में खेलते थे, अब वो भी छोटे टिकट साइजेस में आ गए। लुक एट दीज काइंड ऑफ फंड हाउसेस और इन्वेस्टर्स जो पहले बड़े टिकट साइज में थे, अब छोटे टिकट साइज इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इट्स अ टेम्पररी फेज, इट्स नॉट अ परमानेंट और एंड टू द ग्रोथ हियर, राइट। डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। कोई भी इंडस्ट्री अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाती है, एंड वी आर गोइंग थ्रू probably a plateau और probably a downside at this point in time, जो यहाँ से फिर एक जे कर्व लेगा आगे जाके कभी ना। वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट, दैट्स इट। बिल्कुल, दैट वाज क्वाइट अ मोटिवेशनल पेप टॉक कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू, और हमारे व्यूवर्स को, बडिंग स्टार्टअप्स को, इनफैक्ट जो ऑलरेडी स्टार्टअप कल्चर में या अपने बिजनेसेस शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स की यही राय है कि एक फेज़ है, और आपने नई चीज़ शुरू की है, नया वेंचर शुरू किया है, तो ये तो बात तय है कि आप चैलेंजेस के लिए तो तैयार हैं। तो इस फेज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट अनदर फेज़ जो कि फ्रिजल आउट होता हुआ दिखेगा, एंड अगेन देयर विल बी अ गुड सनशाइन फेज़ कमिंग इन, और इस फेज़ में से भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज खोजने की ज़रूर कोशिश करें। देवांग, आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मानसी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय। बिल्कुल। और चलिए अब